राधे राधे। हेलो एवरीवन। आगे पढ़ने से पहले ज़रा चेक करना कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। सो एपिसोड 104 डेस्टिनी क्वीन द एसएसआर। उस लड़की को डर लग रहा था तो उसने शैतानों के बीच से निकलने के लिए और ख़ुद को उनसे बचाने के लिए अपने दूसरे पैर से उस आदमी के सीने पर एक किक मारी जो उसका पैर पकड़े हुए था। वो आदमी पीछे हुआ तो वो अपना पैर छुड़ाकर भाग गई। उसके भागते ही वो सब आदमी भी उसके पीछे उठकर भागने लगे। जिस आदमी को उसने किक मारा था उस आदमी ने उसके पीछे भागते हुए कहा, अरे भाग क्यों रही है, बचकर जाएगी कहाँ। उसकी बात सुनकर सभी आदमी हंसने लगे और उसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़की भागते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। उन सभी आदमियों ने उसे इस तरह भागते देखकर एक दूसरे को आंखों में कुछ इशारे किए और वो लोग शतरंज के मोहरे की तरह बिखर गए। तभी कुछ आदमियों ने उस लड़की के आगे से आकर घेर लिया। वो उन्हें देखकर डर गई और पीछे की तरफ भागने को हुई तो पीछे भी उसके आदमी खड़े थे। उसने दाएं बाएं देखा तो उसके दाएं बाएं भी आदमी उसे घेरे खड़े थे। वो उसने चारों ओर अपनी हिरनी जैसी आंखों से घुमाया तो खुद को उनके बीच घेरा पाकर वो सहम गई। उसका चेहरा आधा अभी भी शॉल से ढका हुआ था। वह एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में उसकी तेज़ धड़कन और भी बढ़ी हुई सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। तभी उसे सन्नाटे में चीरते हुए उन लोगों की शैतानी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। उसका शरीर कांप कर उठा और उन लोगों की शैतानी हंसी सुनकर उसने माथे हाथों की मुट्ठी को कुछ और कस लिया और इधर उधर देखते हुए मन ही मन बोली, हे शिव जी, आई नो कि मैंने घर से भागकर अच्छा नहीं किया, पर इसके लिए मुझे इतनी बड़ा सज़ा मत दो। मुझे इन राक्षसों से बचा लो शिव जी, प्लीज़। हर सोमवार मंदिर जाऊंगी, व्रत भी रखूंगी, प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, दान पेटी में दान भी डालूंगी। प्लीज़ शिव जी, इस मुसीबत से मुझे निकालो। अगर आप नहीं आ सकते तो किसी को भेज ही दो मेरी मदद के लिए। खुद से ही बातें करते हुए उसने सामने खड़े आदमियों को देखा और उन्हें देखते हुए आगे बोली, मैं 2-3 को तो अकेले संभाल लूँगी, पर ये तो पूरे 8 हैं, इन सब से नहीं लड़ सकती मैं अकेले। वो बोल ही रही थी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, क्यों पिटी उषा, थक गई भाग भाग कर। क्यों पीटी उषा थक गई भाग भाग कर। बोलने के साथ ही वो हंसने लगा। तभी दूसरे ने कहा, कुछ भी कहो, लड़की कमाल की है। आज की रात कैसे, क्या ही बहाने, आज की रात के क्या ही कहने, एक और दूसरे आदमी ने बोला और बोलने के साथ ही वो हंसने लगा। ऐसे ही एक एक करके सबने कुछ ना कुछ कहा। किसी ने उसकी खूबसूरती तो किसी ने उसकी हिरनी जैसी आंखों पर कमेंट किया। वो उन सबको बातें सुनकर उसका मुंह तोड़ देना चाहती थी। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी, वो लोग उसके बारे में ऐसी बातें बोले। तभी उसने फिर से शिव जी से शिकायत करते हुए कहा, क्या शिव जी, आपको अपनी इस भक्त पर तरस नहीं आता। माँ तो कहती हैं आप भोले हैं, सबकी सुनते हैं, फिर आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे। हमारे बीच में सभी गिले शिकवे हम बाद में दूर कर लेते हैं, अभी तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। उसके बोलने के साथ ही उसके कान में कुछ आवाज़ें आई। वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और उसकी हंसी के बीच किसी की सीटी बजाने की आवाज़ गूंजी। सीटी की आवाज़ सुनते ही वो सब लोग शांत हो गए। उस लड़की ने भी कान खड़े हो गए। सीटी की आवाज़ सुनकर उसने फिर से खुद से कहा, क्या ये आप हो शिव जी, या फिर आपने किसी को भेजा है मेरी मदद के लिए। उसने उसको देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। अभी वो नज़रें घुमाकर बेंच पर लेटे लड़के को देखा जो अपने आंखों पर हाथ रखे लेटे सीटी बजा रहा था। वो सीटी बजाते हुए उठा और अपने बैग को कंधे पर लटकाकर सीटी बजाते हुए पीछे मुड़ा। उसका चेहरा बहुत अट्रैक्टिव था और हैंडसम फेस पर 2 ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी आँखें थीं। चेहरे पर हल्की बियर्ड थी। ब्लू जीन्स और ऊपर से वाइट प्रिंटेड टी शर्ट और उसके ऊपर लेदर की जैकेट उसे कूल लुक दे रहे थे। उसकी ब्राउन आंखें हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मिली जो उसे हेल्पलेस निगाहों से देख रही थीं। उसका चेहरा और भी आधा
शॉल से ढका था। अभी भी उसके गोल होठ अभी भी सीटी बजा रहे थे। उसने भौहें उचकाकर उसे देखा तो उसने भी धीरे से सर हिला दिया। तू कौन बे? एक आदमी ने कहा तो उसने उसके पास जाते हुए कहा, आई एम हर हस्बैंड। जिसे ही उसने ये कहा वो लड़की आंखें बड़ी किए उसे हैरानी से देखने लगी। तो उसने उसकी आंखों में देखते हुए एक आंख दबा दी तो उसकी आंखें कुछ और बड़ी हो गई। उसने फिर से उस आदमी को देखते हुए कहा, अभी हमारी लड़ाई हो गई थी और हमारी मिसेज गुस्सा होकर हमें छोड़कर चली गई। भला हो आप लोगों का कि आप उन्हें यहाँ वापस ले आए। बोलते हुए वो उनके पास गया और पूरे हक से उसका हाथ थाम लिया। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो अब उसके हाथों में कैद था, फिर उसकी आंखों में देखा जहाँ शरारत भरी हुई थी। उसने थोड़ा झुककर उसके कान में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा? जो काम बातों से हो सकता है तो उसके लिए हाथ पैर क्यों चलाना? अब चुपचाप मेरे साथ चलो और पीछे पलट कर मत देखना। उसने उसकी बातों पे ना हाँ कहा और ना कहा और वो आगे बढ़ा और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अबे ओ तुझे क्या हम पागल लग रहे हैं? ये लड़की कहाँ अकेले ही आई थी और अब तू उसे बचाने के लिए इसे अपनी बीवी बना रहा है? तभी दूसरे ने कहा, अगर ये तेरी बीवी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रोज़ तो तू ही लेता है इसके मज़े, आज हमें ले लेने दे। उस आदमी ने जैसे ही कहा उसके कदम रुक गए। साले पिटकर ही मानेंगे। बोलने के साथ ही उसने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। अपना बैग उसे देते हुए बोला, पकड़ो इसे जरा, मैं अपने हाथों की खुजली मिटाकर आता हूँ। उनके पास गया और उन सभी को देखकर बोला, कितने आराम से जा रहा था मैं, पर तुम सबको तो मेरे हाथों से पिटना था और वो अब खड़े क्यों हो? आओ अब। बोलने के साथ ही उसने हाथों से इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। उन आदमियों ने हंसते हुए कहा, तू अकेला और हमाट, तुझे क्या लगता है तू हमसे बच जाएगा? अंकल डॉट अंडर एस्टिमेट ऑफ द अलोन मैन। बोलने के साथ ही उसके ऊपर वार कर रहे आदमियों को हाथ पकड़ मोड़ दिया तो वो आदमी दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। तभी दूसरा आदमी आया तो उसने उसके पेट में एक किक मारी। वो आदमी झुक गया। उसके झुकते ही उसने उसके मुंह पर पंच मारा और वो आदमी दूर जा गिरा। ऐसे ही उसने उन सभी को मारा और सभी नीचे पड़े दर्द में कराह रहे थे। उसने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और पंजों पर बैठे बोला, अगर पहले ही मेरी बात मान ही ली होती तो इतनी मार तुम्हें नहीं खानी पड़ती ना अंकल। वो उस लड़की के पास गया और अभी उसे हैरानी से देख रही थी। उसने अपना बैग लिया और बोला, थैंक यू जैसे वर्ड ऐसे ही मोमेंट्स के लिए बने हैं मैडम। उसने जैसे ही ये कहा वो अपनी सेंस में आई धीरे से बोली, थैंक यू सो मच। उसने उसे मुस्कुरा कर देखा। तभी ट्रेन का हॉर्न देने की आवाज़ दोनों के कानों पर पड़ी। लड़के ने एक नज़र ट्रेन को देखा और फिर सामने खड़ी उस खूबसूरत बला को देखते बोला, दोबारा मत मिलना, पहली मुलाकात में ही तुमने गुंडों से लड़वाया मुझे। वो अपनी बात बोलकर जाने लगा तो उसे रोकते हुए पीछे से उस लड़की ने कहा, अगर हमें किस्मत में फिर से मिला दिया तो तब आप क्या करेंगी? वो उसकी बातें सुनकर होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुरा पलट कर फिर से उसकी तरफ हिरनी जैसी काली खूबसूरत आँखों में देखने लगा और देखते हुए बोला, मिस डेस्टिनी क्वीन, अपनी किस्मत से कहना गलती से भी मुझे ना मिले और ना ही ऐसी भूल करे। आज जाने दे रहा हूँ, दोबारा मिली तो कैद कर लूँगा। वो अपनी बात पूरी कर ट्रेन में दाखिल हुआ। वो उसकी बातें सुने उसे एकटक देख रही थी। वो अभी भी उसकी कहीं बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक बार फिर ट्रेन का हॉर्न दिया। उसकी ख्वाब टूटे और अपने ट्रेन को देखा और खुद से बोली, ये तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, मुझे भी तो इसी में जाना था। बोलते उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन में घुस गई। अंदर जाकर उसने सुकून की सांस ली।
वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे जैसे रेलवे स्टेशन पीछे छूट रहा था, उसके होठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। दिल्ली में शौर्य की कार दुआ के घर के बाहर आकर रुकी। उससे पहले वो कार से निकलता उसने फ़ोन रिंग हुआ। कॉल डॉक्टर की ही थी। उसने डॉक्टर से बात करते हुए कहा, ओके मैं अभी आ रहा हूँ। उसने स्टीयरिंग पर हाथ जमाए और एक नज़र घर की तरफ देखा और चला गया। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने डॉक्टर खड़ा था जो उसे निरंजन की कंडीशन बता रहा था। सर, ये अभी कुछ सेकंड के लिए कोमा से बाहर आए थे और इन्होंने कोमा से बाहर आते ही आपका नाम लिया था सर। सर, ये फिर से कोमा में चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य ने एरोगेंट टोन में कहा, मुझे बताओ ये पूरी तरह कब ठीक होगा? ये कोमा से बाहर कब आएगा? डॉक्टर ने कहा, सर अभी कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कोमा से बाहर आ सकते हैं। सब इनकी बॉडी की रिकवरी पर डिपेंड करता है। डॉक्टर ये बात करने के बाद शौर्य हॉस्पिटल से जा ही रहा था कि वो कॉरिडोर में था और डॉक्टर की कई बातों के बारे में सोचते हुए चल रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, निरंजन शर्मा मुझे कैसे जानता है? उसने होश में आते ही मेरा नाम क्यों लिया? वो सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी सामने से आ रही एक लड़की जिसने एक हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरे में अपना हैंडबैग संभाला हुआ था, सामने न देखकर चलते ही उसकी वजह से दोनों ही टकरा गए। वो लड़की शौर्य से टकराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शौर्य के हाथ के सारे लड़की हवा में झूल रही थी। शौर्य के लिए वो चेहरा अनजान था, पर लड़की की आंखों में शौर्य को देखकर खुशी से चमकने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द एसएसआर उसके सामने है, जहाँ लोगों को महीनों इंतजार करने के बाद भी शौर्य से मिलने का एक मौका मिलता है। वो आज बिना किसी अपॉइंटमेंट के उससे मिल रही थी। शौर्य ने उसे ऊपर खींचा तो उसके हाथ शौर्य के कंधे पर और चेस्ट पर आ गए। शौर्य को छूते ही उस लड़की धड़कनें तेज हो गई। शौर्य ने बिना एक सेकंड की देरी किए उसे दूर हुए बोला, तुम ठीक हो? उसने खोए हुए अंदाज में सर हाँ में हिला दिया। उस लड़की ने शौर्य को नीचे से ऊपर तक देखा और मन ही मन खुद से बोली, नाइट ड्रेस में भी कितना हैंडसम लग रहा है ये। शौर्य उसकी निगाहों को से दूर जा रहा था, पर उसकी नज़रें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। अनुराग वालिया की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने डोर खोला तो अनुराग बाहर आया। वो उस रेस्टोरेंट में वीआईपी रूम में चला गया। अंदर जाते ही एक शख्स जो पहले से वहाँ बैठा था वो उसे देखकर खड़ा हो गया और उसने सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। अनुराग के चेहरे पर उसे देखते हुए मुस्कान आ गई और उसने जहरीले टोन में कहा, शांतनु, तुम तो अपने बाप से भी बड़े बेवकूफ़ निकले। सीरियसली शांतनु, इतना बकवास प्लान बनाकर तुम उसे मारने निकले थे? बोलते हुए वो रुका और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पलटा। शांतनु ने अनुराग की बातें सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अनुराग ने शांतनु की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा, जब वो 8 साल का था तब से तुमसे शांतनु, मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज तक मैं उसे मार नहीं पाया। इसे तुम उसकी अच्छी किस्मत समझो या मेरी नाकामयाबी, पर हर बार अब जब भी मैं उसे मारने जाता हूँ कोई ना कोई उसे बचा ही लेता है या वो खुद बच निकलता है। बोलते हुए मुड़ा और शांतनु को देखकर आगे बोला, अगली बार ऐसा बचकाना प्लान मत बनाना। तुम्हारी एक गलती से सारी बाजी उसे दे दी। पहले वो तुम्हारे 2 आदमी तिवारी और पांडे वो पकड़े गए। तुमने उसे मारना चाहा तो बच गया और अब वो निरंजन को भी ले गया। किस जगह किस हॉस्पिटल में रखा है उसे अब तक हम नहीं जानते। बहुत जल्द हमें ये पता चल जाएगा। मेरे आदमी उस पर नज़र रखे हुए हैं। शांतनु ने कहा तो अनुराग ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, तुम उसे फिर से ना में सिर हिला दिया, फिर से कहा, तुम उसे फिर अंडरस्टिमेट कर रहे हो, भूल कर रहे हो। मत भूलो वो 8 साल जेल में रह कर आया है और अब तो वो अकेला भी नहीं है, उसके ही जैसे 4 और उसके साथ हैं। अनुराग ने कहा तो शांतनु ने तपाक से कहा, पर मैंने तो सिर्फ 2 को देखा था पार्टी में। एक सेकेंड।
बोलते हुए वो रुका और फिर सोचते हुए बोला, एक और था अभय, जिसने मेरे आदमियों को मारा था जब मैंने उन्हें तिवारी और पांडे को मारने भेजा था। पर फिर ये 3 ही हैं। शांतनु की बातों को जवाब देते हुए अनुराग ने कहा, नहीं, वो 4 हैं। तुम तो उसे बस कुछ सालों से जानते हो, पर मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूँ। उसे हर सिचुएशन में गिर कर संभलते देखा है, इसलिए तो तुम्हारी तरह से मैंने कभी भी उसे हल्के में नहीं लिया। वो पूरे 5 हैं। वो चारों उसके जेल में मिले थे और तब से ही उसके साथ हैं। उनका साथ उसे और स्ट्रेंथफुल बना देता है। बोलते हुए वो होठों पर टेढ़ा कर मुस्कुराया। उस मुस्कान में कड़वाहट थी। उसने वैसे ही कहा, उन सबके रहते हम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? जब हम उन्हें खरीद लेंगे तब वो वही काम करेंगे हमारे लिए, शांतनु ने कहा। तो अनुराग ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, बिकते तो हैं जिन पर प्राइस टैग लगा होता है। वो कुछ सेकंड रुककर सोचने लगा, फिर बोला, आज शाम के लिए तुम तैयार हो? तो उसकी बात सुनकर शांतनु ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी बात पूरी कर जाने लगा, तभी वो दरवाजे के पास जाकर रुक गया और पलट के उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या उसने कुछ अनाया के बारे में बताया था? नहीं, शांतनु ने तुरंत जवाब दिया। अनुराग ने गुस्से से घूर कर उसे देखा और दांत पीसते हुए बोला, जब उसने अनाया के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो तुमने उसे मारने की सोची ही भी कैसे? क्या तुम भूल गए मैं अपनी बेटी के लिए कितना तड़पता हूँ? वो ही जो मुझे मेरी बेटी तक पहुँचा सकता है। अनुराग के बीच में रोकते हुए शांतनु बोला, पर उसे कुछ नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं। वो कुछ नहीं जानता अनाया के बारे में। तुम फिर से गलती कर रहे हो शांतनु, उसे कम आंकने की। उसे सब पता है अनाया कहाँ। उसे जानबूझकर तुमने झूठ कहा था और तुमने तैश में आकर उस पर गोली चला दी। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे 19 साल पहले ही मार चुका होता। पर मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो कहाँ है सिर्फ वो निरंजन ही बता सकता है। पर शांतनु बोला, कुछ मत बोलो, तुम अपने बाप की तरह गलती मत करो। उसने भी शौर्य को कम समझा था। बोलते हुए उसने अपने कुछ मत बोलो, तुम अपने बाप की तरह गलती मत करो। उसने भी शौर्य को कम समझा था। बोलते हुए उसने अपने माथे पर उस जगह छुआ जहाँ उसके माथे पर चोट का निशान था। उसकी आंखों के सामने झीलमिल से कुछ यादें कौंध गईं। एक पत्थर पर जो सर पर आकर लगा था और उसने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ लिया था। कॉलेज में बेल बजी तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आयशा ने अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटकते हुए कहा, फाइनली ये बोरिंग क्लास खत्म हुई। आयशा की बातों पर ईशा बोली, अगर ये क्लास अभी ख़त्म नहीं होती तो मैं सो ही जाती। बोलने के साथ ही उसने उबासी ली तो उसके सर पर चपत लगाते हुए मोहित बोला, तुझे तो सभी की क्लासेस में नींद आती है। आज तक तूने एक भी क्लास बिना उबासी लिए ली है? मोहित तो तंज कसते हुए देखकर ईशा और ऋषि से बोली, ऋषि समझा ले यार इस मोहित को, वरना मैं उसका सर फोड़ दूंगी। बार बार सर पर मारता रहता है। तभी दुआ ने उन सभी को नोटिस करते हुए देखा और कहा, हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम सभी इतनी इंटरेस्टिंग क्लास को बोरिंग कैसे बोल सकते हो? दुआ की बात पर आयशा ने कहा, तू ना रहने दे, तुझे तो सारी क्लास इंटरेस्टिंग लगती है और हमें सारी बोर। ईशा ने कहा। दुआ को छोड़कर वो चारों ही हंसने लगे। कैंटीन में चलकर बैठते हैं ना यार, वहाँ थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाएगी। ईशा ने पेट पर हाथ लगाए हुए कहा। चलो, दुआ ने कहा और वो सारे कैंटीन की तरफ बढ़ गए। कैंटीन में पहुंचकर ऋषि और मोहित तीनों के लिए कुछ स्नैक्स लेने चले गए। वो तीनों बात करने लगे। तभी आयशा ने पूछा, दुआ तेरा वो कोर्स पूरा हुआ जो तू साइड से कर रही थी, फैशन डिज़ाइनिंग का? नहीं, अभी हमें असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम है, दुआ ने कहा। तो आयशा ने उसे सजेशन देते हुए कहा,
मैं क्या बोल रही हूँ, तू ना अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना एसएसआर ही ज्वाइन कर लेना, और तेरे साथ मैं भी कर लूँगी। मैं भी तेरी तरह ही फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। एसएसआर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, ईशा ने ताना मारते हुए कहा। अब तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, आयशा ने पूछा। दुआ ने हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। और हाँ, जैसे तू कह रही है ना, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। हम एसएसआर ज्वाइन करना चाहते हैं, पर फ्रेशर्स के थ्रू नहीं। हम उन्हें बिना बताए ही बाकी सभी फ्रेशर्स की तरह इंटरव्यू देंगे और अपने बेस्ट डिज़ाइन सबमिट करेंगे। सिलेक्शन के बाद ही हम एसएसआर कॉर्पोरेशन ज्वाइन करेंगे। दुआ की बातें सुनकर आयशा ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, लो भाई, इनसे मिलो। ये चाहें तो एसएसआर की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं, पर इन्हें स्ट्रगल करना है, एम्प्लॉय बनना है। सही तो कह रही है वो दुआ, अपनी एबिलिटी के दम पर आगे बढ़ना चाहती है ना, कि रेफरेंस के थ्रू। ईशा ने कहा। इतनी देर में वो दोनों भी कॉफ़ी के साथ स्नैक्स लेकर आ गए और वो सभी बातें करते हुए खाने लगे। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा सिम्बा उन्हें देख रहा था। पता नहीं क्यों उसकी नज़रें दुआ के चेहरे से हटती नहीं थी। फ़ोन से साउंड में उसकी तंद्रा टूटी। उसने अपना फ़ोन देखा। मैसेज अननोन नंबर से आया था। उसने मैसेज पढ़ा, उसे एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। एसएसआर कॉर्पोरेशन। शौर्य अपने केबिन में था। अब राज उसके केबिन में एंटर हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसे शौर्य के सामने रखते हुए राज ने कहा, ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है जिसका टेंडर आज निकलने वाला है। शौर्य ने उसकी कोहनी टैब पर टिका दी। राज ने अपनी बात की जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है ना, इस टेंडर के निकलने का वेट सभी कर रहे हैं, शांतनु, अव्यांश और वो भी। राज ने कहा तो शौर्य ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तो राज ने आगे कहा, अनुराग वालिया, उसने भी इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। पार्टी ने उसे टिकट नहीं दी। क्या जो बिजनेस वर्ल्ड में वापस आ रहा है? शौर्य ने तंज कसते हुए कहा। तो राज ने उसकी बातों पर कहा, जब से हमने उस पर नज़र रखनी शुरू किया है, उसके बारे में काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली है। बोलते हुए वो बैठ गया और आगे बोला, वो बिज़नेस से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिशियन में दिखा रहा है। उसकी एक और बेटी है जिसे उसने कैम्ब्रिज भेजा हुआ बिज़नेस एडमिशन करने के लिए। वो अपना सारा बिज़नेस अपनी बेटी को हैंड ओवर करने खुद पॉलिटिशियन में जाना चाहता है। शौर्य की बाहें कुछ तन गई। राज ने आगे कहा, जब तक वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस नहीं आती, तब तक ये पूरी तरह बिज़नेस से कट ऑफ पॉलिटिशियन में नहीं जा सकता। तो उसकी दो बेटियां हैं, एक जो सालों पहले खो गई और दूसरी जिसे अपने जैसा बना रहा है। शौर्य ने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहा, जो अभय ने बताया है उससे तो यही लगता है कि वैसे आज हम उन सभी से एक साथ मिलने वाले हैं। शौर्य राज की बात सुनकर उठा और दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया और पूरी दिल्ली शहर को अपनी काली भूरी आंखों से देखते हुए बोला, तो आज तुम मेरे सामने हो गए। मैं नहीं जानता तुम्हें अपने सामने देखकर मैं कैसे कंट्रोल करूँगा खुद को। तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन रिंग हुआ। शौर्य ने देखा तो कॉल मीरा की थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? शौर्य की बात पर मीरा ने कहा, एक माँ क्या अपने बेटे को प्रॉब्लम में ही याद करती है? शौर्य मीरा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और ना में सिर हिलाते बोला, सॉरी माँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल, अब जल्दी से मुझे मेरी होने वाली बहू का नंबर दे, मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है। एक तो शादी में इतने कम दिन बचे हैं, कितने सारे काम हैं। मीरा बोले जा रही थी और शौर्य समझा कि उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है उसकी शादी को लेकर, तो उसने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं आपको दुआ का नंबर सेंड करता हूँ। ठीक है, अब जरा राज को फ़ोन दे, मीरा ने कहा। तो शौर्य ने फ़ोन राज को और बढ़ा दिया।
राज ने फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, हेलो माँ। माँ? माँ को तो तुम सभी भूल कर बैठे हो। तुम लोगों को माँ याद भी आती है? मीरा ने डांट सुनकर राज ने अपनी एक आंख दबा ली। शौर्य उसका रिएक्शन देखकर समझ गया माँ ने उससे डांट पड़ रही है। राज ने सफाई देते हुए कहा, माँ वो काम बहुत ज़्यादा था इन दिनों। बस करो अब ये बहाने आना, और तुम सब एक जैसे हो। कहने को तो बहुत प्यार करते हो मुझे, पर माँ की याद किसी को नहीं आती। कल शाम डिनर पर तुम पाँचों मुझे घर पर चाहिए, मीरा ने डांटते हुए कहा। जिस पर राज ने कहा, ओके माँ, हम सब आ जाएंगे। कुछ देर और बात करके राज ने फ़ोन शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ ने कल डिनर पर हम सबको बुलाया, पर विशाल तो वहाँ है ही नहीं। अब माँ कल क्या कहूँगा माँ से? वो क्यों नहीं है यहाँ? कैसे समझाऊँगा उन्हें? शौर्य ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, वो आ गया है। क्या? कब आया वो? मुझे एक बात समझ नहीं आती, सब मुझसे छुपाते क्यों हैं? बताते क्यों नहीं? राज ने चौंक कर कहा और फिर मुंह बना लिया। शौर्य ने उतरते हुए मुंह को देखते हुए कहा, आज रात डिनर पर वो हमारे साथ होगा। राज एक बार फिर चौंक गया। क्या वो आ भी गया? शाम के 6 बजे शौर्य राज के साथ होटल चला गया मीटिंग के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशाल अंगड़ाई लेते हुए ट्रेन से बाहर 17 घंटे ट्रेन बिताने के बाद फाइनली वो दिल्ली पहुंच गया था। उसने बैग अपने कंधे पर लटकाया और रेलवे स्टेशन से निकलने लगा तो दो बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें उसे ही देख रही थी। वो लड़की विशाल को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। विशाल ने उसकी नज़रों से दूर होते ही उसने खुद से कहा, तुम्हें मेरे शिव जी ने भेजा है। मेरी ज़िंदगी में तो देखते हैं अब वो हमारी दोबारा मुलाकात कब और कहाँ करवाते हैं। बोलने के साथ ही वो भी अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन से निकल गई। क्या होगा अब अनुराग और शौर्य जब आमने सामने हुए? क्या कभी अनुराग अपनी बेटी अनाया से मिल पाएगा? और ये जो अनजान लड़की है वो आखिर है कौन? अभी आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करते जाइएगा। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।